आप जिस स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं, एपिसोड 7 केवल एक हमला। विपिन सेन को यह उम्मीद नहीं थी कि दक्ष एक बेकार व्यक्ति उसे ऐसे शब्द कहेगा, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष की बात सुनकर विपिन सेन और भी ज्यादा हैरान हो गया। दक्ष ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, विपिन सेन, मैं दक्ष तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने ये कहा तब पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। दक्ष ने विपिन सेन को चुनौती देने की पहल की। ये देखकर स्वयं आदित्य सेन भी दंग रह गए और उन्होंने आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देखा। मंच के शीर्ष पर मौजूद बुजुर्ग जो जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी वापस अपनी सीट पर बैठ गए और दक्ष को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। दीपंकर सेन ने भी दक्ष को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। वह अपने दिल में इस समय उसके गुस्से को दबा रहा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसके बेटे से लड़ने की पहल करेगा। लेकिन फिर अगले ही पर दीपंकर सेन ने विपिन सेन से कहा, विपिन, चुनौती स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह। इधर ये सुनकर विपिन सेन ने दक्ष की ओर देखा और उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया। परिवार में उसकी प्रतिभा साधारण ही मानी जा सकती थी। ये केवल दक्ष के सामने ही था कि वह अपना गौरव दिखा सके और अपना सिर ऊंचा उठा सके। इस प्रकार जब भी वह दक्ष को देखता था तो वह कई बार उस पर ताना मारकर बहुत खुश होता था। लेकिन अभी युवा पीढ़ी का यही कचरा था, जिसने वास्तव में अभी उसे चुनौती देने का साहस किया था, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। इस समय विपिन सेन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, यदि तुम मेरी 3 चालें रोक सके तो मैं हार मान जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विपिन सेन बाहर चला गया। वह दक्ष को सबसे क्रूर तरीके से हराने की योजना बना रहा था, ताकि दक्ष को ये पता चल सके कि वह कितना बेकार है। विपिन सेन की बात सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने उदासीनता से कहा, यदि तुम मेरा एक मुक्का रोक सके तो यह मेरी हार मानी जाएगी। एक दक्ष का उदासीन स्वर ऐसा लग रहा था मानो कि विपिन सेन दक्ष का एक भी मौका नहीं झेल पाएगा, और दक्ष की यह बात सुनकर विपिन सेन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। इधर भीड़ भी दक्ष की इस बात से स्तब्ध थी और आश्चर्यचकित होकर केवल दक्ष को देख रही थी। भीड़ में सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे, 11 क्या यह आदमी पागल हो गया है? ये सोचना कि वह वास्तव में इतनी पागलपन वाली बात करेगा और सभी लोग इसे मान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी इधर विपिन सेन ने कहा, कचरे द्वारा कहा गया शब्द चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह अभी भी कचरा ही रहेगा। शब्दों से फायदा उठाना कुछ ऐसा है जो केवल तुम ही कर सकते हो। विपिन सेन की ये बात सुनकर दक्ष हंसने लगा। हाँ, केवल शब्दों का फायदा उठाना? तुम्हें वास्तव में लगता है कि ये केवल शब्द ही है? उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मेरा मुख का संभालो। ये कहने के तुरंत बाद दक्ष ने अपने शरीर को आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी उठाकर तुरंत विपिन सेन की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर विपिन सेन की आंखें रोशनी से चमक उठी और उसने कहा, केवल एक साधारण मुक्का। ये कहने के बाद दक्ष के मुक्के से बचने के बजाय उसने भी अपनी मुट्ठी उठा ली। वह शौर्य और उसके कौशल के बीच सभी को भारी असामान्यता को दिखाना चाहता था। वह दक्ष को ये दिखाना चाहता था कि वह दक्ष से कितना बेहतर है। फिर अगले ही पल हवा में कंपन होने लगी और दक्ष की मुट्ठी पर एक बहुत ही दबंग वायु लहर दिखाई दी, जिससे हवा में सीटी बजने की आवाज पैदा हो गई। हालांकि भीड़ केवल भारी वायु लहरों को ही विपिन सेन बिना किसी प्रतिरोध के दक्ष के केवल एक मुक्के से ही उड़ गया और हार गया। ये देखकर इधर दीपंकर सेन उठ खड़ा हुआ और विपिन सेन को चुपचाप घूरता रहा, जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। वह इस समय बहुत ही हैरान था। इस समय विपिन सेन भी दीपंकर सेन की तरह ही हैरान था और वह इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? जब भीड़ में उपस्थित दर्शकों ने विपिन सेन की ये बातें सुनी, तब उन्हें याद आया कि दक्ष ने पहले क्या कहा था, तुम ये कहते रहते हो कि मैं एक कचरा हूं। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम मुझसे भी बदतर हो, तो तुम कितने अपमानित होगे? उद्धरण चिन्ह। वर्तमान दृश्य ने निसंदेह दक्ष द्वारा कहे गए गौरवपूर्ण शब्दों को सिद्ध कर दिया था। सभी दर्शकों के मन में इस समय केवल एक ही बात चल रही थी, क्या ये सेन परिवार का वही बेकार युवा महामहिम? दर्शकों में सभी को ये अच्छे से पता था कि विपिन सेन को एक मुक्के से उड़ते हुए भेजने में सक्षम होने के लिए दक्ष के मुक्के में कम से कम 60 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर शक्ति होनी चाहिए थी। इधर दक्ष ने विपिन सेन की ओर बुरी नजरों से देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम ये कहते रहते हो कि मैं कचरा हूं। अब जबकि तुम मेरा एक मुक्का भी नहीं खा सकते, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है?
क्या तुम अब समझ सकते हो कि वास्तविक कचरा कौन है? 11। इसके बाद दक्ष ने अपना सिर उठाया और दीपंकर सेन की ओर देखते हुए कहा, और आप वरिष्ठ हैं, फिर भी आप हर समय कचरा शब्द कहते रहते हैं। अब तो आपके पुत्र को भी मैंने एक मुक्के से ही हरा दिया है। आप हमेशा कहते रहते थे कि मैं कचरा हूं, तो अब आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि आपका बेटा भी एक कचरे का टुकड़ा है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की यह बात सुनकर दीपंकर सेन का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने दक्ष को घूरते हुए कहा, तुम केवल साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर हो। क्या यह छोटी सी शक्ति तुम्हें यहाँ इतना अहंकारी होने की अनुमति देता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने कहा, मैं यहाँ अहंकारी नहीं हो रहा हूँ, मैं बस वही लौट रहा हूँ जो आपका बेटा और आप मुझे हमेशा से दे रहे हैं। इसके बाद दक्ष इससे अधिक और कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। वह जाने के मुड़ा और उसने जाते समय बोला, यदि आप दूसरों को शर्मिंदा करेंगे तो दूसरे लोग भी आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष तुरंत अपने पिता आदित्य सेन के पास लौट आया। इस समय आदित्य सेन ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, यदि आप दूसरों को शर्मसार करते हैं तो दूसरे लोग भी आपको शर्मसार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदित्य सेन की मुस्कुराती हुई आंखों में रोशनी चमक उठी। उनका अपना बेटा अब सचमुच बदल गया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष कभी ऐसे दार्शनिक शब्द कहने में भी सक्षम होगा। जल्दी ही दक्ष और आदित्य सेन वहां से निकल गए। दक्ष अपने भवन के कमरे में लौट आया और फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि उसने साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर को पार कर लिया था, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुव सेन, जिसने उसे पीटा था और संप्रदाय के दरवाजे से बाहर फेंक दिया था, विपिन सेन की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली था और वह इस समय साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था। इसके अलावा अर्नव सेन के भी बच्चे हैं। विपिन सिंह की तुलना में उनकी प्रतिभा कई गुना ज्यादा मजबूत और प्रतिभाशाली है, विशेषकर अर्नव सेन की बेटी अनिमा सेन की प्रतिभा। ऐसा कहा जाता है कि वह पहले ही साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है। दक्ष ने अपने मन में कहा, अगले 3 महीने में वार्षिक बैठक होगी। उस समय परिवार में हर कोई, यहाँ तक कि जो लोग संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वह भी वापस आ जाएंगे। यदि उस समय तक मैंने अपनी ताकत तेजी से नहीं बढ़ाई तो अगली बार मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। साधना अनंत है। जब कोई योद्धा अभ्यास कर रहा हो तो समय सबसे तेजी से गुजरता है। एक योद्धा जो स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है, उसके लिए 15 दिनों तक ना खाना या पीना कोई समस्या नहीं है। संसार की जीवन शक्ति ही सबसे शुद्ध ऊर्जा है जो शरीर के लिए आवश्यक है। 15 दिनों बाद 15 दिन बीत चुके थे और दक्ष आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। इस 15 दिनों के समय में वह अपने साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर की सीमा तक पहुंच गया था और जल्दी साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकता है। इसके बाद दक्ष अपने पिता आदित्य सेन के कमरे की ओर चला गया। आदित्य सेन के कमरे में जब आदित्य सेन ने सुना कि दक्ष संप्रदाय में वापस जाना चाहता है, तब ये सुनकर आदित्य सेन चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, दक्ष, क्या घर पर अभ्यास करना ठीक नहीं है? आपको संप्रदाय में वापस लौटने की क्या आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य सेन को अभी भी पिछली घटना के संबंध में शिकायत थी, इसलिए वह दक्ष को वापस संप्रदाय में नहीं जाने देना चाहते थे। आदित्य सेन की इस बात पर दक्ष ने कहा, पिताजी, कुछ चीजें अपरिहार्य है। अगर मैं अभ्यास करने के लिए घर पर छुप जाऊं तो आप हमेशा मुझे सुरक्षा देते रहेंगे। इस तरह से मैं कैसे विकसित होकर एक मजबूत मार्शल आर्ट योद्धा बन पाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी। सेन परिवार की तुलना में सांप्रदायिक ताकत बहुत अधिक मजबूत थी। संप्रदाय में मजबूत मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ साथ तेज स्पर्धा विधि भी थी। केवल वहीं पर वह और भी तेजी से बढ़ने में सक्षम हो सकता था। इसलिए दक्ष संप्रदाय वापस लौटना चाह रहा था। दक्ष की आंखों में दृढ़ता देखकर आदित्य सेन ने अपने दिल में एक आह भरी और कहा, दक्ष, मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। ये सच था कि घर पर रहकर अभ्यास करना और उनकी शरण में रहना दक्ष के लिए पूर्ण व्यवहार होगा। इस तरह से दक्ष के लिए एक मजबूत योद्धा बनना असंभव होगा। हालांकि अपने दृष्टिकोण से वह दक्ष के प्रति अपने पिता के प्यार के कारण दक्ष को जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। इसके बाद आदित्य सेन ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, क्योंकि आप संप्रदाय में लौटने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। हालांकि आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करिए पिताजी, मैं कड़ा अभ्यास करूंगा और उन सभी को अपने पैरों के नीचे लाऊंगा।
जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। उद्धरण चिन्ह। दक्ष में आत्मविश्वास की प्रबल भावना अच्छी लग रही थी। अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट के कारण दक्ष की साधना की गति औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज थी। उसकी समझने की क्षमता भी मजबूत हो गई थी और इसके अलावा उसका हृदय भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बदतर नहीं है। अगले दिन दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय जाने के लिए अपने भवन के बाहर आ गया। वह अपने साथ ज्यादा कुछ लेकर नहीं जा रहा था। वह अपने साथ सिर्फ एक घोड़ा और कुछ भोजन, साथ ही कुछ चांदी के सिक्के लेकर जा रहा था। इसके बाद दक्ष ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं जा रहा हूं। इस पर आदित्य सेन ने कहा, अपना ध्यान रखिएगा। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शाहपुर सिटी से निकल गया। शाहपुर सिटी वह जगह जहां पर दक्ष का घर है। दक्ष को अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट वॉरियर बहुत पसंद थे। एक अकेला योद्धा घोड़े पर सवार होकर गाता है और तलवार के साथ दुनिया भर में यात्रा करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में उसे घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के रूप से दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा। ये सोचते हुए दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय की ओर निकल पड़ा। एपिसोड 8 जिंग इमारत। 4 पर्वतीय संप्रदाय शाहपुर सिटी से 10,000 मील दूर था। भले ही दक्ष का घोड़ा एक दिन में 1,000 मील की यात्रा कर सकता था, फिर भी दक्ष को वहां पहुंचने में 10 दिन लग गए। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान दक्ष ने समय बर्बाद नहीं किया। अपने पिछले जीवन में दक्ष कभी भी इतने गर्म खून वाला नहीं था। उसने कभी भी इस तरह के उत्साह का अनुभव नहीं किया था। अनजाने में ही उसकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया था। साधना के पथ पर चलते हुए अब वह साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो गया था। जैसा कि कहावत है, जहां पानी बहता है वहां नहर बनती है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा दक्ष के हैवी वेव पंच मार्शल तकनीक के अभ्यास में उसने एक नया स्तर भी पार कर लिया था। इन दोनों दक्ष के पास अपने पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति थी। उसकी वास्तविक ताकत अब वास्तव में 70 क्रूर हाथियों की ताकत के करीब थी, जो साधना के साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के लिए बेहद शक्तिशाली था। 4 पर्वतीय संप्रदाय यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था। ये 4 पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वतों के सबसे बड़े पर्वत पर स्थित है, जहां इसे आसानी से देखा जा सकता था। आसमान से देखने पर भी यह संप्रदाय एक शहर जैसा दिखता था। इन पर्वतों की सुंदरता स्वर्ग की देने है। यह महान भाग्य और नियति प्रदान करता है। जब दक्ष 4 पार्वती संप्रदाय के करीब पहुंचा, तब 2 सुरक्षा गार्डों ने दक्ष का मजाक उड़ाया और एक मुस्कान के साथ काफी ठंडे स्वर में दक्ष से कहा, रुको, उस घोड़े से नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह थे। ये दोनों रक्षक भी इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य। उन दोनों गार्डों की आवाज सुनकर दक्ष ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक दृष्टि से देखा और अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। इसी बीच एक अन्य शिष्य घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और पहाड़ की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार उन दोनों सुरक्षा सैनिकों ने उस शिष्य को नहीं रोका। ये देखकर दक्ष ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग उसे अंदर जाने से क्यों नहीं रोक रहे हो? हम्फ। इस पर उनमें से एक शिष्य ने उपहास और क्रोध दोनों व्यक्त करते हुए कहा, तुम अपनी तुलना सामान्य शिष्यों से कैसे कर सकते हो? तुम पहले लगभग मारे गए थे। तुम एक कचरे का टुकड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। उस सुरक्षा में तैनात शिष्य की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये केवल सत्ता और रुतबे की बात है। ये पर्वत रक्षक भले ही ये 4 पार्वती संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन वह केवल सजावट के लिए थे। उनका स्तर बहुत कमजोर था। हालांकि अगर कोई अंदर आना चाहता है, तो उसे इन पर्वत रक्षकों से गुजरना होगा। पहला, उनका काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनके पास लोगों को अंदर जाने से रोकने की शक्ति थी। लेकिन कुछ शक्तिशाली शिष्य को उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे संप्रदाय के अंदर जा सकते थे। इस समय दक्ष ने व्यंग्यात्मक स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर लोगों को धमकाया जाना चाहिए और अपमानित किया जाना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने अपने घोड़े की लगाम खींची, जिससे दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और सीधे पहाड़ी की ओर जाने लगा। ये देखकर उन दोनों पर्वत रक्षकों ने एक ही समय में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कचरे के टुकड़े। इस पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी मुट्ठी उठाकर हवा में मुक्का मारा, जिससे हवा में 2 लहरें पैदा हो गई, जो उन रक्षकों की ओर चली गई। हवा के अचानक अत्यधिक शक्तिशाली झोंके ने उन पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वह दोनों रक्षक इस हमले से पीछे की ओर उड़ गए। इसके बाद दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। दरअसल केवल उन्हीं लोगों के पास स्वयं को साबित करने की संभावना थी जो मजबूत और शक्तिशाली थे।
इधर वह दोनों रक्षक जिन्हें दक्ष ने अभी अपना मुक्का मारा था, वो दोनों हौंफते हुए और अपने होठों के कोने से खून पोंछते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगे। जब वह खड़े हुए तब उन्होंने देखा कि दक्ष पहले से ही बहुत दूर जा चुका था। इससे उनका गुस्सा अंदर से उबलने लगा। 4 पर्वतीय संप्रदाय में यदि 17 से 18 वर्ष के युवक साधना के पथ पर साधारण ऊर्जा के 6वें या 7वें स्तर तक पहुंच गए थे, तो उनकी प्रतिभा को औसत के रूप में माना जाता था। जो लोग साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गए थे, उन्हें उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। जहां तक उन युवकों की बात है जो 18 साल की उम्र में वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंच गए हैं, उनकी शक्ति को पूरे कुनलुन देश में सम्मानित किया जाता था। इसके विपरीत यदि कोई 18 साल की उम्र तक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता था, तो उसे दूसरों द्वारा नीचे दृष्टि से देखा जाता था। अतीत में दक्ष का स्तर इतना निम्न था कि अन्य लोग उसे एक बेकार और कचरे का टुकड़ा कहते थे। अन्य लोगों द्वारा उसे हमेशा धमकाया जाता था और वह सभी उसे बेकार समझते थे। दूसरी तरफ ये बात कि दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय में वापस आ गया है, संप्रदाय के शिष्यों के बीच बहुत तेजी से फैल गया। ये बात उन सभी तक सुरक्षा गार्ड्स ने फैलाई थी जिन्हें दक्ष ने पहले घायल किया था। दक्ष कचरे के टुकड़े के नाम से पूरे 4 पार्वती संप्रदाय में प्रसिद्ध था। संप्रदाय के क्षेत्र में घूमते समय दक्ष ने देखा कि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उन सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। जो कुछ हो रहा था उस पर दक्ष ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर आगे बढ़ते हुए दक्ष सीधे वहां के पुस्तकालय की ओर चला गया, जिसे जिंग इमारत के नाम से जाना जाता था। जिंग इमारत 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर एक स्थान था जहां सभी शिष्यों को विभिन्न मार्शल साधना तकनीक और मार्शल कौशल प्रदान किए जाते थे। हर दिन कई शिष्य वहां जिंग इमारत में जाते थे। ये दिन भी कोई अलग नहीं था और इस समय जिंग इमारत में शिष्य भरे हुए थे। जब दक्ष जिंग इमारत के पास पहुंचा तभी अचानक वहां एक आवाज आई। यह आवाज सुनकर दक्ष ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर उसने एक किशोर का चेहरा देखा जो काफी ठंडा लग रहा है।